तो बिहार की जीत का जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है, जिससे वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के अवाम का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के नौजवानों को, बल्कि मुल्क के नौजवानों को मोदी पर भरोसा है, इसीलिए इतनी शानदार जीत मिली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि बिहार की जीत से सीधा पैगाम मिला है, मजबूत हो रही है बीजेपी और बढ़ रही है बीजेपी। उन्होंने ये बात भी कही कि नीतीश कुमार की इख्तिदार में वो बिहार को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और बिहार की तरक्की के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। बिहार की नई सरकार, एनडीए की जो सरकार बनने जा रही, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब तर्जुमान है कांग्रेस के और सैयद यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है बीजेपी के। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। कुछ देर में आरजेडी के एमएलए भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सुलेमान मोहम्मद खान साहब और यासिर जिलानी साहब दोनों का इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा कि बिहार की जीत का जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा है और इस मौके पर पीएम मोदी को आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों को बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। दिल्ली में मनाया जा रहा है इस मौके पर। सुन नहीं पाया सुलेमान साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अब सुन पा रहा हूं जी। अब आप बता सकते। मेरा सवाल यही था कि अभी पीएम मोदी बोल रहे हैं दिल्ली में और उन्होंने अपने खिताब में यही बात कही कि बिहार की जो जीत है ये अपने आप में बहुत अहम है और ये कहीं ना कहीं जाहिर करती है कि मुल्क के नौजवानों को भरोसा है नरेंद्र मोदी के नाम पर। देखिए, जीत अहम है। किसी भी चुनाव को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती है, जीतने के लिए करती है, उनके लिए ये जीत अहम है और उस जीत की उनको एनडीए को, नीतीश कुमार जी को, सुशील मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को, सबको बहुत मुबारकबाद। और जाहिर बात है कि हमारी सीट्स कम आई हैं और हमारा मेजॉरिटी हमें नहीं मिली है, तो हम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं बहुत ग्रेशियसली। डेमोक्रेसी, जमहूरी निजाम का यही तरीक़ेकार है कि जो मेजॉरिटी पाता है वो सरकार बनाता है, वो सरकार बनाएंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। जहां तक मुल्क के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी पे भरोसा है या उनकी लीडरशिप पे, उनकी रहनुमाई और रहबरी पे मोहर लगा दी है, तो मैं नहीं समझता कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो अपनी बड़ाई में, हमने देखा है अक्सर वजीर आजम साहब बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन वजीर आजम साहब से बहुत से सवाल ऐसे हैं जो मुल्क का नौजवान लगातार पूछ रहा है। बतौर खास नौकरियों के लिए लगातार मुल्क का नौजवान उनसे सवालात पूछ रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। इस चुनाव में भी हमने जब नौकरी की बात करी तब बीजेपी ने भी प्रेशर में आके कहा कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो ये कह देना कि हम जीत गए और एक तरह से देखा जाए तो खान साहब, ये इसी चीज को मैं समझना चाह रहा हूं। जो इशू अपोजिशन हमेशा उठाता है और जिस बात पर का जिक्र हमेशा कांग्रेस करती रहती है, बेरोजगारी का जो इशू है, रोजगार का जो मुद्दा है, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये इतना बड़ा इशू है फिर लगातार बीजेपी क्यों जीत रही है? आप बिहार को छोड़ दीजिए, इसके अलावा मुल्क में जितने बाईपोल हुए आप देखिए, वहां वहां बीजेपी को जीत मिली है। क्या अपोजिशन और कांग्रेस इस इशू को उठा नहीं पा रहा है या आप लोग अवाम तक इस मुद्दे को नहीं पहुंचा पा रहे हैं? बिल्कुल हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए, जो जमहूरी निजाम का, प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का तरीका होता है, उस तरीके से चुनाव हो तो बहुत अच्छा होता है। हम देखते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पैसे का इस्तेमाल करती है, किस तरह से चुनावों में बयानबाजी होती है, और हमने देखा है किस तरह से बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो जमीनी तौर पे ना ही होती हैं और ना ही वो अचीव कर सकते हैं, ओवर प्रॉमिस करते हैं। और हम इसीलिए लगातार नौकरी का, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल्स की लड़ाई लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारे लीडरान बतौर खास राहुल गांधी साहब लड़ रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आप झूठ बोल के बहुत दिन तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, ये बात सही है कि 6 साल हो गए आपकी, यासिर जिलानी साहब, उसके बाद यासिर जिलानी साहब, देखिए, चुनाव से पहले भी कांग्रेस ये बातें करती थी और चुनाव के बाद भी ये लोग यही बातें कर रहे हैं कि बहलाया जा रहा है नौजवानों को रोजगार के नाम पर
और कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है लोगों को, सिर्फ बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। यासिर जिलानी साहब, देखिए अबू हुरैरा साहब, एक तो सबसे पहले आपको बिहार की जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक कायद होता है, एक क़यादत होती है, और एक क़यादत पे यकीन आवाम के बीच में होता है। वो भारत के जो लोगों का कनेक्शन है नरेंद्र मोदी के साथ, हमारे भारत के वजीर आजम के साथ, मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के बेहद काबिल दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने आज का जो वजीर आजम का है कम से कम वही स्पीच सुनते कि जो कनेक्ट है लोगों से और वजीर आजम की कही हुई बातों पे जो यकीन है आम जन में, वो यकीन आपने खो दिया, आपकी लीडरशिप ने खो दिया है। आप लोग कहीं से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रह गए, चाहे वो सुदूर भारत के गांव में रहने वाला एक इंसान हो, चाहे वो कॉस्मोपॉलिटन शहर दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और चेन्नई का कोई नौजवान हो, वो हमारे वजीर आजम की बातों को सुनता है, समझता है और उस पर यकीन करता है। उन्होंने जिस बात जो बात कही है पैंडेमिक को लेके, देखिए कहां चूक होती है विपक्ष के लोगों के साथ। विपक्ष की लोग सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहे। पैंडेमिक में हमने करोड़ों ख्वातीन को, करोड़ों औरतों को, महिलाओं को हमने मुफ्त के में 3 महीने सिलेंडर दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो जनमानस को कनेक्ट करता है। हमने किसानों को मदद करी है। हमने कल भी आपसे जब मैं बात कर रहा था, तो जो हमारी स्कीम है उसको जमीन पे उतारने की भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है। यकीन मानिए कि जो मैनिफेस्टो में हमारे वादे 6 साल पहले थे वो अभी हैं। और एक चीज और, एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। हमारी लीडरशिप पे यकीन देखिए कि नीतीश कुमार को जब 37 सीटें आई थी तब भी मुख्यमंत्री बनाया था, और आज उनकी 50 से कम सीटें हैं तब भी प्रधानमंत्री अपने जबान से कह रहे हैं कि लीडर हमारे नीतीश कुमार होंगे। और एक और आपको लीडरशिप की क्वालिटी दिखाएं, जब भारतीय जनता पार्टी के सदर मोहतरम जेपी नड्डा साहब स्टेज पे होते हैं तो वजीर आजम कहते हैं कि आप हमारे अध्यक्ष के साथ साथ आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जनता को वो ठीक है। मैं सुलेमान साहब से यही बात, जो आप जिस चूक की आप बात कर रहे हैं कि अपोजिशन से आखिर चूक कहां पर होती, मैं उनसे सवाल ले लेता हूं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्या वाकई में अपोजिशन से चूक हो जाती है, और आप लोग क्या नहीं समझ पाए बिहार के हालात? क्योंकि नीतीश कुमार 15 साल से इख्तिदार में है, उसके बावजूद आप लोग उन्हें शिकस्त देने में एक तरह से नाकाम रहे। उनकी क्या जो कमियां थी, जो उन्होंने काम नहीं किया था, लोगों में नाराजगी भी थी, लेकिन वो नाराजगी वोट में आप लोग तब्दील नहीं कर सके। देखिए, एक तो हुरैरा शुरू में ही बात कहना थी, मैं जहन से मेरे उतर गई क्योंकि वो दूसरे सवाल का मैं जवाब देने लगा। जो रात 3-4 बजे तक काउंटिंग हुई है और 11 बजे से जो शाम को 8-9 बजे के बाद तमाशा शुरू हुआ है, ये मैंडेट भी एक तरह से देखा जाए तो चुराया हुआ मैंडेट है। 2 सीटों का तो मैं जरूर जिक्र करूंगा क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के ताल्लुक से है वो। एक राजा पाकर वैशाली की सीट है जहां हमारी कैंडिडेट 1700 वोटों से जीत गई थी, लेकिन उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ और उनको हारा घोषित कर दिया। दूसरी सकरा विधानसभा की सीट है जहां हमारे कैंडिडेट 600 वोटों से जीत गए थे, लेकिन बाद में उनको 1700 वोटों से जबरन हरा दिया गया। इसी तरह तेजस्वी यादव जी ने भी करीबन 10 सीटों का तस्करा किया है कि वहां पर बेईमानी हुई और उन्हें हरा दिया गया। हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा और खटखटाया दरवाजा और अपनी शिकायत दर्ज करी, लेकिन उससे भी कोई हमें नतीजा नहीं निकला। तो कोई ये बात कहे, इस बात को नहीं कहा जा रहा है कि जहां पर कम मार्जिन था वहां किस तरह से अपोजिशन गठबंधन के कैंडिडेट्स को हराया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीत ऐसा नहीं है कि आपकी वन साइडेड विक्ट्री है। आप एक ऐसा चुनाव था जिसमें मैंडेट बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्टेड रहा, रात के 12 बजे तक डिसाइड नहीं हुआ। जब 12 वोट से हमारे कैंडिडेट को हराया गया, 600 वोट से हराया गया, 500 वोट से, जहां वो जीत चुके थे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर उनसे कह चुके थे कि आप जीत गए, सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, लेकिन आधे घंटे बाद कहां से फोन आता है और उसके बाद आपको हारा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यासिर गिलानी इसका जवाब दे रहे हैं। यासिर गिलानी, आरजेडी ने और तेजस्वी यादव ने इस इशू को बाकायदा उठाया था, कई ट्वीट किए थे रात देर तक, जब तक नतीजे नहीं आए। तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से बाकायदा ट्वीट किए गए, उन्होंने धांधली की बात कही कि नतीजों में गड़बड़ी की जा रही है।
रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जहां देखिए, जब तक ट्वीट करके बताया ऑफिशियली। जी यासिर जिलानी, देखिए अब जहां ट्वीट करने से पहले तेजस्वी यादव को यह एहसास नहीं हुआ था कि हमारा जो कैंडिडेट है भागलपुर सदर का वो 900 से भी कम वोटों से हार गया। एक जगह हम 333 वोटों से हार गए, एक जगह हम 870 वोटों से हार गए। तो हम तो कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखिए कि पैंडेमिक की वजह से जो काउंटिंग की लगातार एक लंबी कवायद चली है वो उसकी वजह से चली है, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां के अधिकारी कर रहे थे। देखिए, सदर सीट है भागलपुर की, जहां जो सबसे ज्यादा हमें यकीन था कि लेकिन रिकाउंटिंग में वो हार गए। तो हमने तो किसी के ऊपर बेईमानी की बात नहीं करी। आप कम से कम अब चुनाव हार गए हैं, मुझे लगता है कि आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की कांग्रेस को बेहद ज्यादा जरूरत है। आप 71 सीटों पे लड़े थे, 70 सीटों पे आप 18-19 सीटों पे रह गए हैं। सुलेमान भाई आप अपने लीडर से कहिए कि आखिर आपके कैंडिडेट्स को कुछ ऐसी जगहें हैं, मैं बता देता हूं, कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें 700 वोट पड़े हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को। आप कहां लोगों से किस तरीके से आपकी दो खास मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए हैं, हिंदुस्तान मैं उनका भी तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब जो इसी बार आरजेडी के एमएलए मुंतखब हुए, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर एजाज अली साहब नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर एजाज अली और अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है। मैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, सबसे पहले आपकी जीत पर आपको बहुत मुबारकबाद। लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी की शिकस्त हुई, आपका जो गठबंधन था, जो इत्तेहाद था, उसकी जो शिकस्त हुई, उसके पीछे क्या कुछ वजूहात देखते हैं? क्या आप लोग एनडीए को वाकई में नहीं समझ पाए, उनकी तैयारियों को नहीं भांप पाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम ये तो एनालिसिस हम लोग बाद में कर पाएंगे, क्या समीक्षा उपरांत क्या निष्कर्ष आता है। लेकिन एक बात समझिए, बिहार के पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि बिहार में एक त्रिभुज है और 3 कोण है, 3 ताकत है, एक राजद, एक भाजपा, एक जदयू। जो भाजपा के लोगों का कहना होता है, उनका यह भी कहना है कि 3 भुजाओं में 2 भुजा जिसके साथ होगी वो प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और तीसरा भुजा धाराशायी हो जाएगा, ये कहा जाता है। लेकिन आज 2 भुजाओं के साथ रहने के बावजूद आज उनकी क्या हालत हुई कि आज हार के कगार तक पहुंच गए और आज हम कड़ी टक्कर। कम से कम वो सरकार तो बना रहे, इस पोजीशन में पहुंच गए कि वो सरकार बना रहे, वो अक्सरियत उनकी आ गई है कम से कम। अख्तरुल इस्लाम साहब, तो हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे 10 सीटों को लगभग बेईमानी किया गया है, इसमें काउंटिंग में बेईमानी किया गया है। इसको हम पूरी तरह, इसलिए हम चुनाव आयोग को इसकी शिकायत हम लोगों ने किया है और हम चाहेंगे कि भाई निष्पक्ष चुनाव के लिए रिकाउंटिंग में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे 11-12 सीटों पर रिकाउंटिंग किया जाना चाहिए। हमको कहीं 15 वोट से, कहीं 20 वोट से, कहीं 17 वोट से, कहीं 200 वोट से, ठीक है, और इस तरह हड़बड़ स्थिति में रिकाउंटिंग कराना चाहते हैं, रिकाउंटिंग नहीं कराया जा रहा है। डॉक्टर एजाज अली साहब, डॉक्टर एजाज साहब, मैं 2-3 सवाल, जो अपोजिशन जिस बात को लेकर अब बजिद है, जिस बात को उठा रहा है कि इलेक्शन में आखिरी वक्त में कुछ धांधली की गई, गड़बड़ी की गई, ये एक सवाल अपनी जगह। लेकिन दूसरा सवाल ये कि चौथी बार नीतीश कुमार जी इख्तिदार में आ रहे हैं, नई सरकार एनडीए की आ रही है, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम मसाइल जिन पर आप लोग हमेशा आवाज उठाते रहे, क्या उन मसाइल पर यह सरकार ध्यान देगी, उस पर फोकस करेगी? देखिए, नीतीश कुमार से आम मुसलमानों को किसी तरह की शिकायत इस मामले में नहीं है कि मुसलमानों ने कभी दिल से नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। ये रिकॉर्ड है जी। चूंकि ये हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं, इसलिए मुसलमानों ने इनसे अपना ये लिया, किराया लादी रखा। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के, आम मुसलमान समाज को हल करने में कभी इन्होंने कमी नहीं की है। और अभी भी जो सरकार में ये आए हैं, हम लोगों को ये उम्मीद है और पूरी उम्मीद है, जो इनका नेचर है, उस नेचर के हिसाब से ये मुसलमानों के मसाइल के हल करने में किसी तरह की कमी नहीं रखेंगे। हालांकि थोड़ी सी परेशानी इस बात की है कि पिछले 15 साल से जो एनडीए के साथ रहे, तो उसमें ये मजबूत पार्टनर बन के रहे हैं। लेकिन इस बार इनकी सीट जो है तो वो बीजेपी से कम है।
थोड़ा सा तो लगता है कहीं ना कहीं भी ये बीजेपी के दबाव में जरूर रहेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि इनके नेचर से हम लोग वाकिफ हैं, पिछले 15 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो अच्छा समझते हैं वो जरूर करते हैं, चाहे वो मुसलमानों का तालीमी मामला हो या इक्तिसादी मामला हो, इस पर जरूर ध्यान देते हैं और आगे भी उम्मीद है कि ध्यान देंगे। यासिर जिलानी साहब, जो बात डॉक्टर एजाज अली साहब कह रहे हैं कि पहली बार बिहार में बीजेपी का जो एनडीए का जो गठबंधन है उसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा आई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है, क्या मुसलमानों के जो मसाइल हैं उस पर फोकस किया जाएगा? नीतीश कुमार तो मुसलमानों के काम करते ही रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी जब बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, एनडीए में उसका बड़ा हिस्सा होगा, क्या मुसलमानों के मसाइल हल किए जाएंगे? देखिए, एक बात आज वजीर आजम साहब जब अपने कार्यकर्ताओं को इंतखाब कर रहे थे, उनसे मुखातिब थे, तो उन्होंने कहा कि सबका साथ, विश्वास और विकास का उन्होंने फिर से नारा दोहराया है। और यकीन मानिए कि वजीर आजम साहब बेहद संजीदगी के साथ पूरे भारत के तमाम लोगों को साथ लेके चलने का जो वादा उनका मोदी 1 में रहा है, मोदी 2 की अब 1 साल होने जा रहा है, उसमें है। आप आगे भी देखेंगे कि बिहार में जिस तरीके से सरकार गुड गवर्नेंस के लिए नीतीश कुमार की जानी जाती थी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के साथ नाइंसाफी किए हुए, वैसे ही नीतीश कुमार आगे भी काम करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में बात करें या पिछले नीतीश कुमार जी के पिछले 15 साल में बात करें, मुसलमानों के कई इदारे बंद पड़े हैं बिहार में। क्या उम्मीद की जाए कि वो तमाम इदारे मुसलमानों के फाल होंगे, वो इदारे अब दोबारा से खुलेंगे? वो इदारे अगर मुझे लगता है कि वहां के लोग उस इश्यू को उठा के सामने लाएंगे तो सरकार अपने वादे से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। और यकीन करिए कि इस तरह के इदारों को जरूर खोला जाएगा जो इदारे बंद हैं। ये मैं जिम्मेदारी के साथ क्या मुसलमानों के मसाइल होंगे इस सरकार में? अख्तरुल इस्लाम साहब, कह सकता हूं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, मेरी आवाज आ रही है अब तक? ठीक है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, जो बात यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के मसाइल हल किए जाएंगे, पिछले 5 साल में हमने नीतीश कुमार जी के इख्तिदार में देखा कि बहुत से मुसलमानों के इदारे बंद हैं, बहुत से मसाइल को लेकर मुसलमान परेशान रहे, पिछड़े जो है, जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान रहा। क्या आपको लगता है कि सरकार में मसाइल हल होंगे, सबका साथ सबका विकास नजर आएगा? सुलेमान साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो उनकी पुरानी कारकर्दगी रही नीतीश कुमार जी की या उनकी सरकार की, वो सबके सामने है। बहरहाल अब नतीजा आया है, उन्होंने मेजोरिटी पा ली है और उनकी सरकार बनेगी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की और सारी पार्टियां अपोजिशन में जो पार्टीज हैं, उनकी अब ये जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 125 सीट कार में विधायक हैं, उनके पास हैं, और 110 सीट महागठबंधन के पास है। उसके अलावा 6-7 सीट और मुख्तलिफ पार्टीज की हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हेल्दी अपोजिशन रहेगा और जो मसाइल चाहे मुसलमानों बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अजीम इत्तेहाद एक सरकार बनाने से तो जरूर चूक गई हो, लेकिन उसके पास एक मजबूत अपोजिशन बनने का मौका अभी भी है। और गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमान जिनके भी मसाइल हों, इस पर अगर काम सरकार नहीं करती है, जो बहुत से वादों के बाद आई है, तो इस पर अपोजिशन को ही आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर एजाज अली साहब, सैयद यासिर जिलानी साहब और अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।